जय हिंद दोस्तों। मैं आपके पीछे की क्लास में तुगलक डायनेस्टी के बारे में बता रहा था। और तुगलक डायनेस्टी के बारे में मैंने आपको बताया था कि कुल 3 राजा के बारे में पढ़ना है। हैं तो कई राजा, लेकिन कुल हमको 3 राजा के बारे में पढ़ना था। कौन-कौन? GMF, ऐसे मैंने याद करने के लिए बोला था। गयास जी फॉर गयासुद्दीन तुगलक, एम फॉर मोहम्मद बिन तुगलक और एफ फॉर फिरोज शाह तुगलक। 3 ही के बारे में पढ़ना है। और एक छोटा-सा इसी में आगे फिरोज शाह तुगलक के बाद तुगलक वंश का अंतिम शासक एक है। आज उसके बारे में हम पढ़ेंगे। थोड़ा-सा जान ले उसके बारे में भी। तुगलक वंश बहुत बहुत ज़्यादा चीज़ें इसमें नहीं पढ़नी है। ठीक? तुगलक वंश के अंतिम शासक के बारे में। मेन इंपॉर्टेंट मोहम्मद बिन तुगलक है, गयासुद्दीन तुगलक है और फिरोज शाह तुगलक है। 3 यही इंपॉर्टेंट। आपको 3 दिमाग में रखना है। ये बस इसको जान लीजिए आप। ठीक है? तो तुगलक वंश का अंतिम शासक आज हम पढ़ेंगे। इसके बाद हम तुगलक वंश समाप्त होगा तो फिर हम क्या पढ़ेंगे आगे। कैसे मैंने बताया था, दिल्ली सल्तनत को याद करने के लिए कुल कितने राजवंश थे दिल्ली सल्तनत में? 5 राजवंश थे। कौन कौन? DKTSL। डी फॉर दास, के फॉर खिलजी, टी फॉर तुगलक, एस फॉर सैयद, एल फॉर लोधी। तो अभी हम तुगलक पढ़ रहे हैं। तुगलक के बाद कौन सा आएगा? सैयद आएगा। ठीक। इसके बाद हम सैयद वंश पढ़ेंगे। तो आइए हम तुगलक वंश के अंतिम शासक को देख लेते हैं क्या क्या कैसे कैसे है, और तुगलक वंश का पतन भी देख लेते हैं कैसे पतन हुआ। ठीक है, आइए। तो फिरोज शाह तुगलक के बारे में मैंने पीछे के क्लास में आपको बताया था। तो फिरोज फिरोज शाह तुगलक यानी FST। FST के बाद आता है शासक कौन? तुगलक शाह द्वितीय। बस मैंने इसको बना दिया है। इसको आपको ध्यान में नहीं रखना, बस आप नोट कर लीजिएगा, बस ऐसे ही जानकारी के लिए आपको। तुगलक शाह दुर्ती आता है। फिरोज शाह तुगलक के बाद कौन आता है? तुगलक शाह दुर्ती। अच्छा, तुगलक शाह दुर्ती के बाद अच्छा एक शासक और आता है तुगलक शाह दुर्ती के बाद, उसका नाम है अबू बक्र। उसको भी आप नोट कर लीजिएगा, हालांकि आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक। तो तुगलक शाह दुर्ती के बाद अबू बक्र, और फिर अबू बक्र के बाद आता है मोहम्मद शाह। फिर मोहम्मद शाह के बाद आता है नासरुद्दीन महमूद शाह। यही इंपॉर्टेंट है और इसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। यही है आपका नासिरुद्दीन महमूद शाह। तो फिरोज शाह तुगलक के बाद तुगलक शाह दुर्ती आता है। तुगलक शाह दुर्ती के बाद अबू बकर आता है। अबू बकर के बाद मोहम्मद शाह आता है। और मोहम्मद शाह के बाद नासिरुद्दीन महमूद शाह आता है। ठीक। तो यही है नासिरुद्दीन महमूद शाह जो है, यह तुगलक वंश का अंतिम शासक। तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन है? नासिरुद्दीन महमूद शाह। अच्छा, आप देखिए कि फिरोज शाह तुगलक के बाद कई राजा जल्दी जल्दी आ रहे हैं, कई राजा। इसका मतलब है कि फिरोज शाह तुगलक के बाद जो उत्तराधिकारी उसके आए फिरोज शाह तुगलक के, वो अयोग्य उत्तराधिकारी थे। वो शासन सही से ठीक से चला नहीं पा रहे थे, इसलिए सत्ता परिवर्तन होता गया। ठीक। और ये अंतिम शासक है नासिरुद्दीन महमूद शाह। तो थोड़ा सा तुगलक वंश को मैप से थोड़ा देखिए, फिर इसके बाद हम इसको समझते हैं। मैप से थोड़ा समझिए। जैसे जैसे ये मान लीजिए कि आपका ये है मैप। ठीक। अब यहाँ लिख दीजिए डी। कुल 5 राजवंश थे दिल्ली सल्तनत में। DKTSL। ठीक। डी फॉर दास, के फॉर खिलजी, टी फॉर तुगलक, एस फॉर सैयद, एल फॉर लोधी। ठीक। अब मैंने आपको बताया था कि जब दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई, जिसने किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी। तो दिल्ली सल्तनत में पहला राजवंश कौन था? दास वंश था। तो इस दास वंश ने क्या किया? इस दास वंश ने कि दिल्ली सल्तनत को कंसोलिडेट किया, संगठित किया। जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने नींव रख दी, इल्तुतमिश आया, वास्तविक संस्थापक, उसको संगठित सुव्यवस्थित किया। बलबन आया, उसको संगठित किया। यानी कि दास वंश में क्या हुआ? दिल्ली सल्तनत का संगठन हुआ, कंसोलिडेट हुआ, संगठित हुआ, संगठित और सुव्यवस्थित हुआ दास वंश में। इसमें तो संगठित हुआ। फिर धीरे 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 खिलजियों ने क्या किया? जब खिलजी आए तो इन्होंने क्या किया? साम्राज्य विस्तार किया। अलाउद्दीन खिलजी ने, मैंने आपको बताया था कि अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया? दक्षिण भारत तक विजय हासिल की।
पांड्य तक, दक्षिण भारत के पांड्य तक विजय हासिल की। हालांकि केवल विजय ही हासिल की, उसको मिलाया नहीं था वो, ठीक, खिलजी ने। तो ऐसे ही खिलजियों ने साम्राज्य बढ़ाया, बढ़ाते 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 ये तुगलक का जब आता है, तुगलक, जब तुगलकों का शासन आता है तो ये दिल्ली सल्तनत है। तो अब देखिए दिल्ली सल्तनत का, देखिए धीरे धीरे ऐसे क्या हो रहा है, दिल्ली सल्तनत का उठान हो रहा है, उत्थान हो रहा है। दिल्ली सल्तनत का क्या हो रहा है, उत्थान। दिल्ली सल्तनत का उत्थान, दास ने कंसोलिडेट किया, खिलजी ने साम्राज्य विस्तार किया, और तुगलक तक आते आते, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक तक आते आते दिल्ली सल्तनत का साम्राज्य विस्तार एकदम चरम पे था, अंतिम था, ठीक। और जब मैंने आपको एक वहां पहले बताया भी था कि जैसे मान लीजिए कि ये भारत है, यहाँ दिल्ली में एक शासक बैठा है, ठीक। अब इसका, इस शासक के साम्राज्य का विस्तार पूरा पूरा पूरे भारत हो गया है। तो अब यहाँ से ये 1.5 फीट की तलवार लेके पूरे भारत को सही से कंट्रोल नहीं कर पाएगा, ठीक, क्योंकि दूर है ये सब। तो यहाँ 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 किनारे किनारे विद्रोह होना चालू हो जाएंगे, मैं आपको बता चुका हूँ, इससे दूर, ठीक। तो इसी प्रकार जब मोहम्मद बिन तुगलक शासन कर रहा था दिल्ली में, तो वहां से मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत का पूरा साम्राज्य विस्तार पूरे भारत पे हो गया था, सबसे मैक्सिमम, दिल्ली सल्तनत का मैक्सिमम साम्राज्य विस्तार मोहम्मद बिन तुगलक के समय हुआ था, ठीक। इसीलिए इसी के समय बहुत विद्रोह भी होते हैं। अच्छा, अब मोहम्मद बिन तुगलक के बाद धीरे 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 दिल्ली सल्तनत का पतन होता है, धीरे धीरे धीरे। क्यों पतन होता है, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह, पतन तो शुरू हो जाता है मोहम्मद बिन तुगलक से ही। क्यों, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक की जो योजनाएं थी, उन वो योजनाएं, सारी योजनाएं असफल हो गई, जिससे दिल्ली सल्तनत का राजस्व घाटा हो गया, राजस्व घट गया। और इन सारी योजनाओं के फेल का कारण मोहम्मद बिन तुगलक ने किसको बताया, किसको ठहराया, वहां के जो अमीर लोग थे, जो जनता थी, आम जनता थी, उसको ठहराया, ठीक। अच्छा, उसको ठहराया भी और उसको कठोर दंड भी दिया मोहम्मद बिन तुगलक ने। अच्छा, दंड दिया तो वहां की जनता और सब नाराज हो गए। जब नाराज हो गए तो इनके खिलाफ क्या कर दिया, मोहम्मद बिन तुगलक के खिलाफ क्या कर दिया, विद्रोह कर दिए सब। विद्रोह कर दिए तो धीरे 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 इनके जो साम्राज्य इनका था, धीरे धीरे कम होने लगा। तमाम विद्रोह इनके साम्राज्य में होने लगे, और दिल्ली से ये पूरे साम्राज्य को कंसोलिडेट भी नहीं कर पा रहे थे, ठीक। तब तक इन्हीं के समय, मतलब तुगलकों के समय ही मंगोल आक्रमणकारी तैमूर लंग आ जाता, उसने भी मौका पाके आक्रमण कर दिया। तो यानी कि तुगलकों के समय धीरे धीरे दिल्ली सल्तनत का क्या होगा, धीरे धीरे डाउन होगा। अच्छा, डाउन होगा, डाउन होते होते सैयद तक क्या होता है, सैयद तक तो डाउन होता है, लेकिन आगे चल के लोदी में थोड़ा सा उठता है, सिकंदर लोदी के समय, सिकंदर लोदी के समय उठता है। और फिर आगे इब्राहिम लोदी, और फिर आगे आ जाता है बाबर। इब्राहिम लोदी को मारकर बाबर मुगल वंश की नींव रख देता है, ठीक। तो ऐसे ही आप चार्ट बना लीजिए, इस चार्ट से आप समझेंगे ना, तो आपको एकदम बहुत ही जबरदस्त समझ में आएगा कि मोहम्मद बिन तुगलक तक दिल्ली सल्तनत अपने एकदम एक्सट्रीम पे था, ठीक। फिर मोहम्मद बिन तुगलक के समय से ही दिल्ली सल्तनत का पतन स्टार्ट हो गया था। क्यों, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक के समय दिल्ली सल्तनत बहुत बड़ा साम्राज्य बन गया था, जिससे मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली में बैठकर पूरे साम्राज्य को कंसोलिडेट नहीं कर पाया, संगठित नहीं कर पाया। इसीलिए जगह जगह विद्रोह होने लगे। पहला कारण तो ये, दूसरा कारण क्या है, दूसरा कारण कि मोहम्मद बिन तुगलक की सभी योजनाएं असफल हो गई, और उसका जिम्मेदार वहां की जनता को ठहराया इन्होंने। फिर जनता को कठोर दंड भी दिए, जनता विद्रोह, इस कर जनता ने विद्रोह कर दिया। इसी समय मौका पाकर, आगे चल के तुगलक वंश का मौका पाकर, नासिरुद्दीन महमूद शाह के समय तैमूर लंग का आक्रमण, मंगोलकारी का आक्रमण हो जाता है। तो धीरे धीरे दिल्ली मोहम्मद बिन तुगलक और तुगलक वंश का पतन होना मोहम्मद बिन तुगलक के समय से ही चालू हो जाता है। आगे सिकंदर लोदी थोड़ा बहुत कंसोलिडेट करता है, लेकिन आगे बाबर आ जाता है, बाबर इब्राहिम लोदी को मारकर मुगल वंश की नींव रख देता है, ठीक। तो अब आइए इसको थोड़ा सा देख लें।
क्या है ये? मैंने बताया कि तुगलक शाह दुर्ती फिरोज शाह तुगलक के बाद आएगा, फिर उसके बाद अबू बकर आएगा, अबू बकर के बाद मोहम्मद शाह आएगा, और नासिरुद्दीन महमूद शाह तुगलक वंश का अंतिम शासक है। तो नासिरुद्दीन महमूद शाह के समय क्या क्या हुआ, इसको देख लीजिए। नासिरुद्दीन महमूद शाह के समय ही समरकंद शासक तैमूर लंग का आक्रमण 1398 एडी। इस बात को आपको दिमाग में रखना है, बड़ा ही महत्वपूर्ण है कि तैमूर लंग पूछा जाता है कि तैमूर लंग का आक्रमण किसके शासन काल में हुआ है, ये एक पूछा जाता है, तो आप बताएंगे कि नासिरुद्दीन महमूद शाह के समय। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि तैमूर लंग का आक्रमण किस राजवंश के समय हुआ, तो तुगलक राजवंश के समय हुआ। किस ईस्वी में हुआ, तो 1398 ईस्वी में हुआ। तैमूर लंग कहाँ का था, समरकंद शासक था। ठीक। अच्छा, नासिरुद्दीन महमूद शाह के समय ही एक व्यक्ति थे जिनका नाम था मलिक सरवर उर्फ ख्वाजा जहां। तो नासिरुद्दीन महमूद शाह ने क्या किया, मलिक सरवर उर्फ ख्वाजा जहां को मलिक उस सर्क मलिक उस सर्क की उपाधि दी तथा जौनपुर का प्रमुख बनाया। अब ये क्या मतलब है भाई, मलिक उस सर्क? अच्छा, मलिक उस सर्क का मतलब समझ लीजिए। ये मान लीजिए भारत का नक्शा है, ये दिल्ली है, यहाँ पे यूपी में कहीं जौनपुर है। अब देखिए, सर्क, सर्क का मतलब क्या होता है, पूरब। सर्क का मतलब क्या होता है, इस सर्क का मतलब क्या होता है, पूरब। यानी कि जौनपुर कहाँ है, पूर्व में है। जौनपुर कहाँ है, भारत के पूर्व में है। इसलिए मलिक उत्सर्ग यानी कि पूर्व का स्वामी, इसका अर्थ हो जाएगा क्या, पूर्व का स्वामी। पूर्व का स्वामी, तो पूर्व का स्वामी किसको बनाया गया था, मलिक सरोवर ख्वाजा जहां को बनाया गया। पूर्व का स्वामी या मलिक उस सर की उपाधि दी गई और जौनपुर का प्रमुख बना दिया गया। किसको, मलिक सरोवर उर्फ ख्वाजा जहां को। यही मलिक सरोवर उर्फ ख्वाजा जहां जब बाद में जौनपुर स्वतंत्र राज्य होता है, तो इसने क्या किया, मलिक सरोवर उर्फ ख्वाजा जहां ने सरकी डायनेस्टी की नींव रखी। आगे मैं जब प्रांतीय राजवंश बताऊंगा तो उसमें जौनपुर के बारे में बताऊंगा, तो इन्होंने जौनपुर राज्य की में सरकी डायनेस्टी की नींव रखी, मलिक सरोवर उर्फ ख्वाजा जहां। ठीक। प्रांतीय राजवंश अभी इस दिल्ली सल्तनत के बाद, मतलब मोहम्मद बिन तुगलक और सैयद वंश लोदी वंश के बाद आ जाता है प्रांतीय राजवंश, क्योंकि प्रांतीय राजवंशों का उदय जो है इसी मोहम्मद बिन तुगलक के समय से ही स्टार्ट हो गया था। देखिए, नासिरुद्दीन महमूद शाह मतलब तुगलकों के समय से, नासिरुद्दीन महमूद शाह को देखिए, इसी के समय पूर्णतः स्वतंत्र राज्य हुए, जौनपुर, गुजरात, मालवा, ये सब पूर्णतः स्वतंत्र हो गए। नासिरुद्दीन यानी कि तुगलकों के समय से ही प्रांतीय राजवंशों का उदय और स्वतंत्र होना चालू हो गया था। तुगलकों के पूर्णतः स्वतंत्र राज्य कौन कौन, जौनपुर, गुजरात और मालवा। अच्छा, अब यहाँ देखिए कि तुगलक वंश का पतन के कारण क्या थे, तो मैं आपको अभी बता ही दिया कि अयोग्य उत्तराधिकारी। फिरोज शाह तुगलक के बाद जितने भी आए, तुगलक शाह दुर्ती, अबी बकर, मोहम्मद शाह, नसरुद्दीन महमूद शाह, ये सारे अयोग्य थे, शासन ठीक से नहीं कंसोलिडेट कर पा रहे थे। ठीक। और मोहम्मद बिन तुगलक की सभी योजनाएं असफल होने से, मैंने बताया कि सभी योजनाएं असफल हो गई, ये भी एक कारण था तुगलक वंश के पतन में, क्योंकि सभी योजनाएं असफल होने से राजस्व घट गया, और असफल होने का जिम्मेदारी किसको थमा दिया, कि जनता के कारण योजनाएं असफल हुई, उनको कठोर दंड दिया, जिससे जनता ने विद्रोह कर दिया। ठीक। फिर आगे देखिए, फिरोज शाह तुगलक की दया व क्षमाशीलता से मुसलमानों का विश्वास जीता। तो फिरोज शाह तुगलक मुसल दया और क्षमाशीलता तो मुसलमानों पे किया और मुसलमानों का विश्वास तो जीत लिया, लेकिन दिल्ली सल्तनत की नींव कमजोर कर दी। क्यों? क्योंकि इसने क्या किया कि उलेमाओं के चक्कर में आकर इसने वंशानुगत शासन लागू कर दिया, जागीर प्रथा लागू कर दी। ठीक, ये तमाम चीजें की, इस कारण से भी तुगलक वंश का पतन हो गया। ठीक। तो इसको भी आप बना लीजिएगा, बड़ा महत्वपूर्ण है।
दिल्ली सल्तनत थान, टीके, सब बना लीजिएगा। तो अब देखिए, तुगलक वंश नासिरुद्दीन महमूद शाह ये अंतिम शासक हैं। क्या क्या ये महत्वपूर्ण है, बस इतना ही महत्वपूर्ण है, इसको आप दिमाग में रखेंगे। अच्छा, तैमूर लंग मतलब कौन है? मंगोल आक्रमणकारी है। और जब जब मंगोल आक्रमणकारी, जिसको जहां जहां मंगोल आक्रमणकारी हुआ है, एकदम तहस नहस कर दिए हैं सब। तो मंगोल बड़े खतरनाक टाइप के आक्रमणकारी थे, जहां भी आक्रमण करते थे उसको तहस नहस कर डालते थे। अच्छा, जब ये तैमूर लंग आक्रमण किया था ना, तो ये नासिरुद्दीन महमूद शाह छोड़कर दिल्ली छोड़कर भाग गए। और लौटे कब? जब ये तैमूर लंग की मृत्यु हो गई, तब ये नासिरुद्दीन महमूद शाह दिल्ली लौटे। इतने खतरनाक थे मंगोल आक्रमणकारी, बड़ा ही महत्वपूर्ण है। मैंने मंगोल आक्रमणकारियों के बारे में भी बताया कि किसके समय सबसे ज्यादा मंगोल आक्रमणकारी हुए, सबसे पहले मंगोल आक्रमणकारी कब, सारी चीजें मैं आपको पीछे के क्लासों में बता चुका हूँ। ठीक, तो ये तो हो गया आपका तुगलक वंश। तो ये तुगलक वंश आज समाप्त होता है। अब आगे होता है, आगे कौन सा आएगा? सैयद वंश। ठीक, लेकिन सैयद वंश आज हम नहीं पढ़ेंगे। सैयद वंश हम आगे के लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए, पीछे के लेक्चर को देखिए, रिवाइज करिए, क्वेश्चन सॉल्व करिए। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। थैंक यू।